नाज़रीन, हमारी इस खुसूसी पेशकश मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी की दूसरी किस्त में हम इस्तेमाल करते हैं हमारे आज के आपके मेहमान जनाब सईद उमर जलील साहब का। आमतौर पर जैसे कहा जाता है वक्फ का स्टाफ सही काम नहीं करता, तो इसका मतलब जैसे आप बता रहे एक ज़िले में एक आदमी, तो क्या उसका फोकस इवन वक्फ बोर्ड के हेड ऑफिस में भी 40-50 लोग 60 लोग होंगे, तो उसमें से ज़्यादा तादाद क्लास 4 की है। जो कुछ भी पढ़े लिखे हैं वो कम लोग हैं, और यहाँ पर किसी किस्म का सिस्टम नहीं होने की वजह से, ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको एड्रेस करने में को आप कोशिश? मैंने प्लान बनाया था, लेकिन चूँकि उस वक्त मेरे 2 या 3 चार्जेस थे। एज ए सेक्रेटरी भी था, डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर भी था, और वक्फ बोर्ड का भी था, तो पूरी तरह मैं उसको वक्त शायद नहीं दे पाया। आप जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त हिंदुस्तान के बिछड़े हुए तबका मुसलमान SC ST जो सब इसमें आते हैं, उन तमाम के साथ आपको काम करने का मौका मिला, तो एक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक तजुर्बा है ये कि जो है कभी इनके बारे में कुछ करना चाहे तो आपका तो पूरी नॉलेज है, आप हुकूमतों को मशवरा दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह SC ST BC और माइनॉरिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिला है, तो यही तमाम तबक़े हैं जो हुकूमत के वेलफेयर स्कीम्स के मुस्तहक़ हैं और इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करने की ज़रूरत है। हुकूमत की स्कीमात है, लेकिन पूरी लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्ध मत के हैं, सिख हैं, तो उनको जो हुकूमत की तरफ से मुराआत या रियायतें या स्कीम्स हैं वो पूरी तरह फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना चाहिए, और उन तक हमको भी पहुंचने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि जो हुकूमत स्कीमत बनाए, लेकिन वहाँ तक स्कीमत रीच पहुँच नहीं है और वो शऊर नहीं है इसका, बहुत सारे लोगों में नहीं है। तो उन्हें शऊर पैदा करने के लिए आपने कुछ दावत की है? हमने बेसिकली जो NGOs थे उनकी मदद लिए थे। ख़ास तौर पे ये टैमरीज़ जो शुरू किए माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल का, CM साहब की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है माइनॉरिटीज़ के लिए। तो फरवरी के महीने में हुक्म हुआ, जून के महीने में हम उनको तकरीबन 70 स्कूलों 71 स्कूलों को शुरू करना था। तो तमाम जो NGOs हैं, जो मिली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, सबको हम जाके मिले, और उस वजह से उन लोगों के मदद की वजह से ही 70 स्कूलों को 4 महीने के वक्फे में शुरू कर दिए। फिर उसके बाद 130 स्कूल को मंजूरी दी गई, वो भी एक 6 महीने 8 महीने के मौके में वक्फे में हम शुरू कर पाए। तो ये तमाम लोगों की मदद की वजह से था, ये हो पाया। लेकिन इसको हम आगे लेके चलने की ज़रूरत है। हुकूमत के और भी स्कीमात जो हैं, जैसा कि स्कॉलरशिप है, जैसा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जैसा कि ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। क्रिश्चियनों को इसके बारे में ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, सिख लोगों को ज़्यादा नहीं है, आगे नहीं आते, तो उनको साथ में बुद्ध लोगों हैं, जैन आमतौर पे उतनी ज़रूरत नहीं है उनको, दे आर क्वाइट वेल ऑफ, बट स्टिल जो भी गरीब है वो बेशक आगे आए, आके ले सकते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये स्कॉलरशिप में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में, ओवरसीज स्कॉलरशिप में इन तबक़ात से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता। अच्छा, तो ये लोगों को भी जो अगर इसमें मुस्तहक़ हैं वो आगे आएँ, उन तक भी हमको थोड़ा इंफॉर्मेशन पहुँचाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, यानी माइनॉरिटीज़ में तकरीबन 79% 89% मुसलमान हैं। सबसे एजुकेशनली बैकवर्ड ये लोग हैं, लेकिन इनकी तरफ से ज़्यादा लोग आगे नहीं आते हैं पढ़ाई में, स्कॉलरशिप में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में, ये लोग नहीं। हाँ, ओवरसीज स्कॉलरशिप में बहुत सारे बच्चे आते हैं कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप, SC ST BC, उन सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास से आते हैं माइनॉरिटीज़ से। तकरीबन एनी गिवन टाइम जब भी नोटिफाई होता है तो 500 550 के करीब एप्लीकेशन आते हैं, तो हमको शॉर्ट लिस्ट करने की नौबत पड़ती है, क्योंकि एक बैच में 250 से 300 बच्चों को मंजूरी दी जाती है, तो फिर वो कट ऑफ मार्क आके 65% पे कहीं आके रुक जाता है। आपको सबसे चैलेंजिंग जॉब आपके जो माइनॉरिटी में था वो रेजिडेंशियल स्कूल का था? सबसे चैलेंजिंग तो वक्फ बोर्ड का ही था। अच्छा, चैलेंजिंग वक्त था,
तो उस चैलेंज में आप कहाँ तक कामयाब है, ठीक है आपके हिसाब से? उस चैलेंज में मैं समझूंगा कि बहुत सारे लोग जो औकाफ़ी जायदादों में खुर्द-बुर्द कर रहे थे, जो औकाफ़ी जायदादों को बेच रहे थे या फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, उनके ख़िलाफ़ काम करने में, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने में बहुत हद तक कामयाबी हुई और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ भी हुए। लेकिन मुझे इत्मीनान है कि वहाँ रहकर इससे पहले किसी भी औकाफ़ी जायदाद पे किसी किस्म का नाजायज़ काम हुआ तो उसके ख़िलाफ़ में कोई एक्शन नहीं लिया था बोर्ड। मेरे टेन्योर में एज ए सेक्रेटरी, thereafter एज ए स्पेशल ऑफिसर कुछ लोगों के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया गया, उसका मुझे इत्मीनान है। आपके साथ जब आप बोर्ड के एसपी थे उसी दौरान आपके साथ जो है, नहीं आप सेक्रेटरी थे, एसएम अकबर नाम के आईपीएस अफसर एसओ बोर्ड थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को जो औकाफ़ी है मगर आवाम को मालूम तक नहीं था उनके ऊपर अपना शिकंजा जो कसा। लेकिन बात जगह से ये आता है कि जब उन्हें कार्रवाई करते तो आप रुकावट बनते थे एज ए सेक्रेटरी। ये गलत फहमी है। नंबर 1, उनका नाम मैं तजवीज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने मेरे तजवीज़ को मंजूर करते हुए उनको फ़ौरन पोस्टिंग दिए थे एज ए स्पेशल ऑफिसर। दूसरी बात ये कि एज एन ऑफिसर काम करते हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता था, लेकिन मुझसे नाराज़गी की लोगों की वजह यही है कि मैं इकबाल साहब को पूरा खुला हाथ दिया था, वो जो चाहे करते थे और मैं सपोर्ट करता था। किसी बात पे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा तो इट डज़ नॉट मीन कि मैं किसी उनकी अड़चन था, उनके कोई काम में अड़चन नहीं था, कभी भी पूछ सकते हैं उनसे, कभी मैं अड़चन नहीं रहा, बल्कि जो कुछ भी वो काम किया उनका मैं सपोर्ट किया हूँ। बस हैदराबाद के बड़े इंस्टीट्यूशन जो बड़े घरानों से वाबस्ता हैं वो लोग कब्जा करे हुए हैं, वो लोग जो उनके ऊपर जब हाथ डाला जाता है कुछ आप जो है ज़रा उनको इकबाल साहब को ज़रा इनके खिलाफ कार्रवाई की सख्ती ना बरतने के लिए। ऐसा नहीं बोला, सख्ती ना बरतने का मैं नहीं कहा, मैं सिर्फ उनको ये मशवरा दिया कि जिस किसी के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लिया जा रहा है उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ में एक्शन ले रहे हैं तो उनको शोकॉज नोटिस देना चाहिए, वरना अगर शोकॉज नोटिस ना दी जाए तो ऑटोमेटिकली कोर्ट में वो ठहर नहीं पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में भी हम पूरा जीत पाए, उसकी वजह ये थी कि हम पूरी तरह से प्रोसीजर फॉलो किए थे और वो भी फॉलो किए थे। मेरे उनके पर्सनली बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ऑफिशियली भी बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, आज भी बरकरार आज भी जी। चूँकि टेमरीज का जो मामला है, चीफ मिनिस्टर के ख्वाब था कि मुसलमानों के लिए, पटवी अक़लियतों के लिए एक एजुकेशनल नेटवर्क बनाया जाए, तालीमी तारीख़ कायम किया है, तो असम्बली में उन्होंने ऐलान किया और मुख्तसर वक्त में उसको इम्प्लीमेंट करना था। तो वो 4 महीने में आपको क्या महसूस हो, क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? नहीं, तो हमको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना था, पेपर पे था। इवन खाली साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया था, उसके लिए प्रपोजल बना के असेंबली में रखना था, कैबिनेट में अप्रूव कराना था, कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद में जियो इशू होना था, जियो इशू होने के बाद में ज़मीनी कार्रवाई जो करनी थी वो करनी थी कि उसके लिए ऑफिसर आइडेंटिफाई करना था, शफ़ीउल्लाह को आइडेंटिफाई किया गया। फिर ये कि कौन से मुकामात पे स्कूल खोले जाएंगे वो डिसाइड करना था, फिर कौन से स्कूल बॉयज़ के होंगे, कौन से गर्ल्स के होंगे ये डिसाइड करना था, फिर उसके क़वायद क्या होंगे, रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ये कैसे चलेगा, ये तमाम चीज़ें मैं एससी वेलफेयर बीसी वेलफेयर से लाके हमारी ज़रूरत के हिसाब से उसको तरमीम करते हुए तैयार किया, मंजूर करवाया। मंजूर कराने के बाद में फिर फील्ड वर्क शुरू हुआ कि बिल्डिंग आइडेंटिफाई की जाए, उस स्कूल के लिए प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया जाए। अब चूँकि अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था तो रिटायर्ड लोगों को लेके काम शुरू किए थे कि अगर कोई नॉन रिटायर्ड आदमी को, नए आदमी को लेते तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। दूसरी बात यह कि अपॉइंटमेंट के लिए एक नई क्लेम पैदा हो जाती थी जो कि गैर ज़रूरी थी। तो रिटायर्ड लोगों को आइडेंटिफाई करके जो कि स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रहे थे उनको लेके काम शुरू किया गया। फिर हॉस्टल का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, खाने पीने के सामान का, कुक का,
अटेंडर का, हर चीज़ का अपॉइंटमेंट करने का सिलसिला चला। तो सबको जो सो हम टेम्पररी अपॉइंटमेंट लिए, उसकी मंजूरी लिए। फिर इन स्कूलों को शुरू करने के लिए सोसाइटी बनाए, सोसाइटी के रूल्स बनाए, और फिर स्कूल को चलाने के लिए स्टाफ अपॉइंटमेंट करे, फिर स्कूल के चलाने के लिए फर्नीचर चाहिए था। जैसा कि उर्दू में चक से लेके नक तक काम करने का था, वो पूरा काम करना पड़ा। तो एक खान साहब थे, शफीउल्लाह साहब थे, मैं था, तो हम अपना काम बांट लिए थे। ऑफिस के जो भी काम थे, ये मंजूरियाँ, ऑर्डर्स, क़वायद का तैयार करना, ये सारी चीज़ें करना, ये पूरा मैं देख लिया। पब्लिक से कांटेक्ट करके जो मिली इदारे हैं और जो NGOs वगैरह हैं, उनको साथ लेके स्कूलों के लिए कैनवस करना, क्योंकि जब ये स्कूल शुरू किए गए थे उस वक्त हमारे रियासत में सिर्फ 6 स्कूल रेसिडेंशियल की बुनियाद पे चलते थे। वो स्कूल में भी कम से कम 100-150 से बढ़ के बच्चे नहीं होते थे, बल्कि कुछ कम ही होते थे, 100 से भी कम हुआ करते थे। तो रेसिडेंशियल स्कूल में भिजाने का रुझान मुसलमानों में ख़ास तौर पे अवेलेबल नहीं था, भिजाते ही नहीं थे, अपने घर में ही रखते थे। और ख़ास तौर पे लड़कियों को रेसिडेंशियल स्कूल में भिजाना ये तो था ही नहीं। तो हमारे कौम मिल्लत को इसके लिए रोशनास कराना, उनको अपनी बच्चियों को भिजाना, ख़ास तौर पे 5वीं के बाद 1 साल 2 साल में बच्ची बड़ी हो जाती, तो वालिदैन वजह तौर पे परेशान थे या मुतफक्किर थे कि भाई इनकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम होगा। ये सारे चीज़ें वगैरह हम एज ए रूल्स वगैरह पूरे मैं बनाता था, ऑर्डर्स मैं इशू करता था। एक खान साहब पब्लिक से कांटेक्ट करके पब्लिक को लेके आते थे, ताकि उसके लिए एक जहन बने और लोग बच्चों को एडमिट करने के लिए तैयार हों। उसी तरह शफीउल्लाह ये पूरे इसके काम करते थे कि स्कूलों के अपॉइंटमेंट्स, स्टाफ के अपॉइंटमेंट, फर्नीचर, सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना, बिल्डिंग हायर करना, किराए पे लेना, ये सारे काम वो देखते थे। तो ये पूरा मिलके हम काम करें और भी लोग हमारे साथ रहे, पुराने रिटायर्ड लोगों को भी साथ में लेके काम करें। तो अल्लाह का शुक्र रहा कि हम वक्त पे काम कर पाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत ही एक बाइस इत्मीनान और ख़ुशी है कि इस बेहतरीन काम में मुझे इसका हिस्सा रहा। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, CM साहब का शुक्र अदा करता हूँ। और इसके अलावा और जो मेरे लिए बहुत बाइस इत्मीनान है वो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप का है। उससे तकरीबन जब तक मैं रहा, 2 साल या 2.5 साल में रहा, उस बीच में तकरीबन 1000 बच्चों को हम बाहर भिजाने में कामयाब रहे थे। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 10 लाख से लेके 20 लाख तक की स्कॉलरशिप मंजूर होती थी एक बच्चे के लिए। तो ये भी मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग जॉब रहा। तो मतलब तहलील से मुकम्मल मुतमईन है। फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल क्या है? इसका मुस्तकबिल ये है कि इसके कॉलेजेस बनेंगे। अभी मेरे पास उनका शफीउल्लाह का लेटर आया, यहाँ मैं बैठा हूँ, तो अनदर पॉइंट टू बी हैप्पी एंड टू बी प्राउड ऑफ, यहाँ बैठ के मैं उसके कॉलेज की मंजूरी दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जलील साहब ये बोलिए, आपके कॉलेज का, स्कूल्स का एक नेटवर्क तो बेहतरीन बन जाएगा, कॉलेज बनेगा, उसके बाद डिग्री कॉलेज बनेगा। नहीं, आज स्कूल का नेटवर्क तो आ गया, और ये टेम्बरेज एक सोसाइटी के अंडर में है। ठीक है, आज की चीफ मिनिस्टर KCR है, वो मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं और मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी से वाकिफ है, वो स्कूल है। कल कोई हुकूमत आए और अगर फंड्स उसको ना दे तो ये कैसे रन करेगा, कैसे कंटिन्यू किया जाएगा? देखिए, तमाम पिछड़े हुए तबक़ात की बक़ा के लिए, वेलफेयर के लिए हुकूमत हिंद के भी डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक रियासती हुकूमत के डिपार्टमेंट हैं। और वेलफेयर में एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। तो KCR साहब ने जो एक कॉन्क्रीट कदम लिया है, जो एक पक्का जो काम किए हैं, ये हमेशा रहने वाला है। कोई भी हुकूमत आए, एक फ़ौरन इसको बंद नहीं कर पाएंगे। नहीं, बंद तो नहीं करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, चूँकि आप म्यूनसिपल एडमिशन से आ रहे हैं, आप सकते हो हैदराबाद पुराने शहर की तरक्की के लिए खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया था। स्टार्टिंग में 83 में जो NTR ने कायम किया, कुछ अरसा वो काम किया,
खुद उसमें ब्रह्मचारी साहब थे और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। उसके बाद से आज मैं भी रहा कुछ दिन तक एडमिनिस्ट्रेटर खली खुद शाह। आज उन्हें खुद अपनी बहा की जंग में है, कोई फंड्स नहीं है कि कई साल हो गए उनसी तरक्की के लिए उसको बनाना, वो भी एक अथॉरिटी नाम है उसका, लेकिन वो एक सोसाइटी एक्ट के तहत सोसाइटी है, तो उन्हें भी कुछ भी नहीं कह सकते, खामोश है। तो ये कल के दिन अगर इसका हाल वैसा ही हो जाए तो ये बच्चों को समझ में क्या होगा? नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक ऑफिस है, ये अभी हमारे 206 स्कूल्स हैं, तो और ये एक्सपैंड होते जाएंगे, क्योंकि 5वीं से लेकर 10वीं तक आएंगे बच्चे, 10वीं से लेकर इंटर में आएंगे, इंटर से लेकर डिग्री में आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ते ही जाएंगे, कम होने का सवाल ही नहीं है। एक एंटिटी हो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, इतने सालों को कैसे करते। और उसके अलावा भी तमाम बिछड़े हुए तबक़ात के लिए SC ST BC वेलफेयर के जो स्कूल चल रहे हैं वो भी चलेंगे, इनके साथ हमारे भी चलेंगे। नहीं, इसको सोसाइटी के बजाय हुकूमत डायरेक्ट अपना कोई इदारा अपना खुद डिपार्टमेंट का है, तो क्यों नहीं किया? चूँकि आप सेक्रेटरी थे, आपके अहम जिम्मे काम था जो सोसाइटी बनाए आप ही करें, तो सब ये क्यों नहीं है कि इसको डायरेक्ट डिपार्टमेंट के तहत किया जाए? पहली बात ये कि हमारे सामने जो मॉडल अवेलेबल था वो सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल का था, और उसी मॉडल पे ट्राइबल वेलफेयर बना, उसी मॉडल पे BC वेलफेयर बना, उसी मॉडल पे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मॉडल स्कूल चलते हैं। तो हमने भी वो उसको अख्तियार करना मुनासिब समझा, नंबर 1, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। दूसरी बात ये कि एज ए पॉलिसी हुकूमत की तरफ से इसको सोसाइटी के तहत ही रखा गया है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत सारी इख्तियारात आप इमीडिएटली फ़ौरन कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो। गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो बहुत सारी कंट्रोल होते हैं जो वो करते करते वक्त निकल जाता है, जबकि यहाँ पर बच्चों का अगर हम मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है तो फौरी फैसले करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें किसी तरह की आज़ादी की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसको ये ऐसा रखा गया है। तो आप इससे मुकम्मल करें मुस्तक़बिल में जो इसी तरह से तरक्की करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब ये हुआ ये है कि सोशल वेलफेयर वाज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन तरीके से वो चल रहे थे, और उनकी देखा देखी और सारे लोग ने भी शुरू किया। लेकिन अभी ये हुआ कि टेमरीज आने के बाद माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में जो लेवल ऑफ एजुकेशन, बच्चों के लिए जो सहूलियात मुहैया किए गए हैं, उनको बंकर बेड दिए गए, डुअल डेस्क दिए गए, किताबें, यूनिफॉर्म, बहुत सारी दूसरी मराहत जो सहूलियात दिए गए हैं, इनको देख के दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अब सोशल वेलफेयर में और माइनॉरिटी वेलफेयर में कंपटीशन है। तो इंशाल्लाह यहाँ के बच्चे और भी ज़्यादा कॉम्पीट करके, जिस तरह सोशल वेलफेयर के बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे टॉप आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी 10वीं के बाद इंशाल्लाह उनके साथ कॉम्पीट करेंगे। अब तो यहाँ तक सिलसिला, आप जो एक प्रेजेंटली एक ऐसे महकमे में आए हैं जो गुज़िश्ता साल बाज़ वजूहात की बिना सुर्खियों में रहा है और कई बच्चों ने अपनी जानों से जान गंवा दी है। तो अब इस महकमे में आना, आप चूँकि इंटरमीडिएट एजुकेशन जिंदगी का अहम मोड़ लाता, बिल्कुल, तो अब यहाँ पे आप क्या करने को रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, क्या कर आपके जहन में क्या आइडिया है? बहुत कुछ करने का इरादा है। गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट के इम्तिहानों में बहुत कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, लेकिन सब चीज़ हकीकत पे, सच्चाई की बुनियाद पे नहीं थी, और ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन तमाम चीज़ की जांच करने के बाद ये कहा कि जो बच्चे ख़ुदकुशी किए हैं उसके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि इनकी गलती से नहीं हुआ, वो फेल थे पहले भी, और रीवेरीफाई करने पर भी तकरीबन 3,28,000 बच्चों के पेपरों को जो कि फेल घोषित किए गए थे, उनको दोबारा 100% पूरे पेपर्स को वेरीफाई किए। तकरीबन 10 लाख आंसर बुक्स दोबारा वैल्यूएशन किए गए थे, दोबारा चेक किए गए, तो उसमें यह पाया गया कि वक्फ बोर्ड की, इंटरमीडिएट बोर्ड की कोई गलती नहीं थी, और जो बच्चे अफसोस है कि जिन्होंने ख़ुदकुशी की है वो अपनी पर्सनल बुनियाद पे किए हैं, और उसके लिए इंटरमीडिएट बोर्ड ज़िम्मेदार नहीं है, या ये जो वैल्यूएशन किया गया था वो उसका ज़िम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाने पर भी उन्होंने भी इस बात को बरकरार रखा है।
रही बात, बहुत सारी उसकी मुश्किलात पेश आए थे गुज़िश्ता बार, जो करेक्शन किया गया था, जो यानी इंटरमीडिएट के शुरू से फ़ीस अदा करने से लेके रिज़ल्ट डिक्लेयर करने तक जो मुख्तलिफ मराहिल हैं, उसमें बहुत सारी मुश्किलात पेश आई थी। तो उन मुश्किलात को दूर करने के लिए हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के तौर पे हम एक कमेटी बनाई है। ये हमारे जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ बैठ के हर एक प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल जो भी मिस्टेक्स हुए थे, जो भी कंप्लेंट आए थे, उन कंप्लेंट का क्या वजह है और उसकी सलूशन क्या है, उसके लिए हम टेक्निकल सोल्यूशन निकाल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल आने वाले एग्ज़ाम में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात ये एक्सक्यूज़ मी, दूसरी बात यह है कि कंटिन्यूसली हर प्रोसेस को ये कमेटी मॉनिटर करती रहेगी और कोई प्रॉब्लम आने नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात ये कि ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेशनल मैकेनिज़्म हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह एक चंद दिनों में हम शुरू कर देंगे। तो किसी भी बच्चे को, किसी भी शख्स को किसी किस्म का कोई कंप्लेंट होगा तो ऑनलाइन या फिर अपने सेल फ़ोन के ज़रिए वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर वो कंसर्न ऑफिसर के पास फ़ौरन उसको ऑनलाइन के ज़रिए पहुँच जाएगा और वो उसको एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसको हल कर देगा और इसकी इत्तला उस स्टूडेंट को दी जाएगी या जो भी कंप्लेंट है उसको दी जाएगी। तो ये सिस्टम पहले अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से अफवाहों की वजह से, गलत बयानी की वजह से, कुछ लोगों की गलत बयानी की वजह से बोर्ड की काफ़ी बदनामी हुई। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कंप्लेंट आए खुला उस पे तौर पे हम उसका कंप्लेंट रिसीव करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे और पब्लिक के डोमेन में भी अवेलेबल रहेगा कि भाई कौन सा कंप्लेंट आया, कितने दिन से पेंडिंग है और उसका हल किया गया या नहीं किया गया, पब्लिक वो देख भी सकेगी। कर दूँगा, ये एक है। और बड़ी अहम और कोशिश हमारी ये रहेगी कि स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कुछ इक़दाम लिए जा रहे हैं, जो हमारे सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब इसका ऐलान करेंगे कि चंद ही दिनों में। तो हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों को इम्तिहान फेस करने के लिए, जैसा आप बताएं कि ये बहुत ही नर्म और नाजुक दिमाग के बच्चे होते हैं, यानी बचपन से लड़कपन में आते हैं, ना ये अडल्ट है ना ये चाइल्ड है, तो इंटरमीडिएट है ये। तो इनको इम्तिहान फेस करने के लिए डर या टेंशन या परेशानी या पढ़ाई में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, ये सारे मराहिल को दूर करने के लिए, मरहलों को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ चीज़ें हम प्रपोज़ किए हैं। हुकूमत से मंजूरी हो जाए तो इंशाअल्लाह एक हफ्ता 10 दिन में इसका ऐलान करेंगे और बच्चों को इम्तिहान फेस करने के लिए, कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए तैयार करेंगे। और ये तो ये आपकी बिल्कुल ज़ाती ज़िंदगी रही और सर्विस का रहा। थोड़ा सा यहाँ से मैं चाहूँगा कि आज जो कौम की हालात है मौजूदा दौर में, चूँकि एक शुरू से कहा गया है कि मुसलमान तालीमी और माशी दोनों मैदान में पसमानदा है, तो ये पसमानदगी का जो वर्ड है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या खुद हम सिर्फ मुसलमान, मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँ, हुकूमत है या हमारी क़ियादत है? कौन इसका जिम्मेदार है आपकी नज़र में? चूँकि आप मुख्तलिफ महकमों के साथ जो अहम SC ST BC माइनॉरिटी में है, तो आपको इस पर जो है बहुत ज़्यादा नज़र है, तो आप ये बोलिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरी पर्सनल राय में मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। इसको आप एक तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ में भी आएगा कि जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी 1857 में पूरी तरह से वो हिंदुस्तान पे काबिज़ हो गए, तो उसके बाद से जुडिशल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एवरी सिस्टम वाज इन देयर कंट्रोल। तो तब तक मुसलमान हुक्मरान जमात थी, तो उसके बाद उन्होंने ये करना शुरू किया कि उसको दबाने लगे 1857 के बाद, कि कोई मुसलमान किसी किस्म की वो नहीं थी। दूसरी बात, पर्सनली मुसलमान अंग्रेज़ हुकूमत में किसी भी तरह शराकत दारी नहीं करना चाहते थे, उनकी नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो अब अंग्रेज़ी हुकूमत में अगर किसी को काम करना होता तो इंग्लिश पढ़ना करना जानना आता,
तो वो पॉइंट से मुसलमान उनसे बिल्कुल दूर रहे, अपने आप को अलहदा कर लिए और इंग्लिश की पढ़ाई या इंग्लिश मीडियम को पढ़ाई को बिल्कुल तर्क कर दी। तर्क क्या कर दी, ज्वाइन ही नहीं हुए। तो और फ़िरक़े और कौमें जो हमारे मुल्क में रहती हैं वो सब पढ़ाई में आगे रहे, पढ़े और आगे बढ़े, उसकी खिदमत किए, उनकी रूलिंग सिस्टम में हर चीज़ में वो हिस्सेदार बने। मुसलमान बिल्कुल उसमें आगे नहीं आए। तो जब से जो पीछे होते आए हैं तो अभी तक भी पीछे हैं। और बाद में सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टार्ट किए, इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किए, तब तो उनके ऊपर काफिर का भी फतवा दे दिया कुछ लोग कि समझे नहीं कि भाई क्या करना है तो दुनिया में। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह भी आया। तो ये सब वेस्टर्न माहौल में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में पूरा होता गया, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो जो लोग भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मुतासिर हुए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पढ़े, तो आगे बढ़ने में उनको ज़्यादा मौका मिला, आगे बढ़ते गए अपनी काविशों से। और मुसलमान बिल्कुल इसमें पीछे रह गए और ना उस पर पढ़ाई पढ़े, ना आगे बढ़े और ना किसी इंडस्ट्रियल उस पर कोशिशों में आगे रहे, तो बिल्कुल पीछे रह गए। उसके बाद जब ये सर सैयद अहमद ख़ान शुरू किए, बाद में फिर इंग्लिश मीडियम आया, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद सबको बराबर के मसावी मौक़े मिले, मुसलमानों को अपने कॉलेज चलाने के, यूनिवर्सिटी चलाने के मौक़े मिले, तो कुछ लोग पढ़ने लगे। लेकिन कई जनरेशन हम पीछे हैं हमारे हिंदू भाइयों से, दूसरे भाइयों से। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आगे जो पढ़े हुए हैं वो पारसी भाई हैं, जैन हैं, आगे पढ़े लिखे हैं, हिंदू हैं जो आगे पढ़े लिखे हैं। इस वजह से कि वो पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम, ये हमारे लोग नहीं पढ़े, इस वजह से ये पीछे हैं, कई जनरेशन पीछे हैं। फिर इसके बाद मेरे ख्याल में ये लगा कि 1970s में जब गल्फ़ का बूम हुआ तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए, जल्द से जल्द जॉब मिलने के लिए 7वीं क्लास पढ़ के कुछ छोटा टेक्निकल कोर्स करके हज़ारों लाखों की तादाद में गल्फ़ की तरफ चले गए। तो थोड़ी बहुत जो पढ़ाई शुरू हुई थी वो भी पीछे हो गए। तो फिर और कुछ जनरेशन और आप पीछे हो गए। तो उसके बाद ये लोग पैसे अपने कमाने के बाद अपने भाइयों को, अपने बच्चों को कैपिटेशन फ़ी दे के एडमिशन देने के लिए या अपने पैसों से बच्चों को पढ़ाने के लिए काबिल हुए और पढ़ाने लगे। तो बहुत सारे स्कूलों वगैरह में तो पढ़ गए, लेकिन जहाँ मुसाबक़ती इम्तिहान होते थे तो वहाँ उसमें हिस्सा नहीं ले पाते थे और कई जगह पे कैपिटेशन फ़ी दे के उनका एडमिशन हो जाता था। तो कंपटीशन में भी फिर भी पीछे रहे और पीछे रहे। तो ये वजूहात है मेरे ख़्याल में जो बच्चे हमारे पीछे रह गए और तालीमी पसमानदगी की वजूहात ये हैं। और अभी भी मेरे बात से बहुत सारे लोग मुतफ़िक़ नहीं होंगे, शायद उनको मेरी बात पसंद भी नहीं आएगी। मुसलमान सिर्फ उर्दू मीडियम स्कूल में बहुत सारे लोग पढ़ाना चाहते हैं। आप ये बात गौर कीजिए कि 1950s में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ही दारुत तर्जुमा था, बेहतरीन उर्दू मीडियम तालीम दी जाती थी और किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो या टेक्निकल टर्म हो तो उसका तर्जुमा करके उसको उर्दू में बयान किया जाता था, पढ़ाया जाता था, किताब लिखी जाती थी। वो दारुत तर्जुमा बंद हो गया, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन शुरू हो गया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। वही एक अकेली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर उर्दू मीडियम में पढ़ाया जाता था। तो उसके बाद से लेके आज तक 70-80 साल जितने भी गुजरे हैं, तो उर्दू में टेक्नोलॉजी का, साइंस का किसी भी ज़ुमरे का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी आप डेवलपमेंट हो रहा है अभी तो दिन और हफ्ते की बुनियाद पे डेवलपमेंट हो रहा, हर साल हर महीना नया फ़ोन आता, हर नई टेक्नोलॉजी आती है। तो उसका तर्जुमा करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए हमारे पास उर्दू मीडियम में किताबें नहीं हैं, उसको ट्रांसलेट करने के, बोलने के लिए अवेलेबल नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी बोलते आप क्या बोलेंगे उर्दू में? तो उर्दू मीडियम में जो पढ़ना हमारे डिसएडवांटेज होगा, उसके बजाय हम उर्दू लैंग्वेज को हमारे हर स्कूल में, हर कॉलेज में एज ए लैंग्वेज पढ़ें, उसको इस्तेमाल करें और इसको उर्दू की डिग्री को जॉब के लिए मुमासिल रखा जाए तो डेफिनेटली इट विल बी यूज़फुल। पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, उर्दू को एज ए लैंग्वेज पढ़ें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है, हमारी पसमानदगी दूर होने की आसानी है। तो मतलब दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन।
तो मतलब ये कि आज जो बेसिक एजुकेशन है उसको पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काबिल अपने आप को बनाने के लिए, तो बेसिक एजुकेशन उसके लिए सही है। मीडियम में होना है, अच्छा है, सारे लोग भी पूरी इसकी कोशिश कर रहे हैं। जब मैं वरंगल में था तो आपको पता है मेडाराम में यात्रा होती है, तो मेडाराम यात्रा के पास में हम एक स्कूल खोले थे, रेसिडेंशियल स्कूल खोले थे, और उसमें छोटी क्लास से ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए, तो छोटी क्लास से यानी LKG KG के या पहली क्लास से बच्चे वहाँ थे, तो पूरे इंग्लिश मीडियम में था वो। पूरे ट्राइबल अपने छोटे छोटे बच्चों को लाके वहाँ छोड़ दिए, बोले कि नहीं हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। अच्छा, बच्चे रोते थे, करते थे, माँ बाप तड़पते। तो मैं कहने का मतलब ये है कि उनको भी ये समझ में आ रहा है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ने से आगे बढ़ने में सहूलत होगी, क्योंकि हर चीज़ पूरी आपकी इंग्लिश मीडियम में हो रही। दुनिया का बिजनेस पूरा इंग्लिश में हो रहा है, दुनिया का साइंस और टेक्नोलॉजी पूरा, जो रिसर्च वगैरह पूरा हो रहा है इंग्लिश में हो रहा है। तो सर ये बोलिए, अब इतने बड़े बड़े इदारे कायम हुए, मुसलमानों की जो शऊर रखने वाले साहब है, बड़े बड़े इदारे सूरा कायम के, लेकिन वो इदारे जब भी वो मीयार पे आने में कामयाब नहीं हो रहे, उसका रीज़न? उसकी वजह से यही भी है कि जैसा कि मैं बोला कि तालीमी पसमानदगी के साथ इक़्तिसादी माशी पसमानदगी भी रही है। मुसलमान चूँकि पढ़ाई में, गवर्नमेंट सर्विस में या उस सारी चीज़ों में आगे नहीं आए, हिस्सा नहीं लिया, अलग थलग से रह गए, तो इनकी माशी हालत भी कम होती गई। तो अभी भी बहुत सारे इदारे हैं उनके पास है, लेकिन ये इदारे बनिस्बत और कम्युनिटी के इदारों के उसका कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास माशी तौर पर पैसा और भी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं मुमताज़ कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, मुमताज़ कॉलेज के लिए मुमताज़ यारुद्दौला ने अपनी तमाम जायदाद वक्फ कर दी थी, तो उसकी जो इनकम आती है, उसके बाद जो उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया था वो बेहतरीन है। उसको आगे लेके चलने के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी वालों ने भी कहा कि आपके पास इतना बेहतरीन असासा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप रिसर्च के लिए क्यों नहीं अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से क्यों नहीं मांगे। तो इस तरह की बातें हुई हैं, तो उसको आगे लेके चलने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। अनवार में भी बहुत सारे मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स कोर्सेज वगैरह शुरू किए गए हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और भी दूसरे इदारा जात हैं, सुल्तानुल उलूम इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। लेकिन वहाँ के बच्चे भी आज के दौर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो रहे, उसका रीज़न? मेरे ख्याल में सुल्तानुल उलूम के बच्चे टॉप मोस्ट कैटेगरी में आते हैं, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में भी, दखन के भी आते हैं। ठीक है, लेवल कैन बी इंक्रीज्ड। दूसरे जैसा कि अनवार उलूम के भी बच्चे हैं, फ़िलहाल तो उनके पास रेगुलर डिग्रीज़ और इंजीनियरिंग वगैरह के हैं, उनके बच्चे भी आगे आ रहे हैं। अब MS एजुकेशन है, वो लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सुना कि उन्होंने जो पहला जो बैच किया था IAS की कोचिंग के लिए, 5 बच्चे पहले ही बैच में 5 बच्चे प्रीलिम पास हुए हैं। तो लोग आ रहे हैं, कोशिश करने की ज़रूरत है, सब मिलके करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास कौम और मिल्लत में बहुत सारे पढ़े लिखे और क्या बोलते हैं आपके बहुत सारे स्टेट्समैन और एजुकेशनिस्ट रहे हैं, बेहतरीन रहे हैं। आबिद हुसैन साहब वॉज द फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, इवन यूनाइटेड नेशंस में भी काम किए थे। तो इस तरह के लोगों को लेके हम आगे आएँ, वो लोग आगे आएँ और सब मिल के काम करें तो अच्छा है। अब हमारे यहाँ अब थोड़ा फितरत में आ गया है कि जो कोई भी आता है उसके लोग नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं। नुक्ताचीनी करने के बजाय साझेदारी दें तो ज़्यादा बेहतर है। उमर साहब, अब आप हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या मशवरा है? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक इंसान अपना इस दुनिया में आने का मकसद ढूंढे। आप आए हैं तो इबादत के लिए आए हैं बेशक, उसके अलावा भी आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़िंदगी दी गई है, तो अपनी तरफ से कौम के लिए, मिल्लत के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा वक्त बिला वजह की चीज़ों में बहुत सारा गुजर जाता है। देखा जाए तो मैं भी इसी से वाबस्ता हूँ, मैं भी
होटलों में बैठा करा रहा हूँ, लेकिन अब यह ख्याल आता है कि होटल में बैठने से गपशप करने से बहुत सारा वक्त ख़राब भी हुआ है। अभी कुछ मौका मिला, कुछ समझ में आया तो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, सब मिल के अगर कोशिश करें कि हम हमारी तरफ से कम्युनिटी के लिए या पूरे नेशन के लिए कुछ कर सकें, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी जो दी गई है बहुत कीमती है, वक्त जो दिया गया है बहुत कीमती है, वो फिर मिलने वाला नहीं है। अगर हम एट द एंड ऑफ आवर लाइफ अगर पलट के देखें कि हमने कुछ काम किया, अपने लिए तो करना है, ज़रूरी है, वो ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा हट के अगर कौम के लिए कुछ किए थे, मिलत के लिए कुछ किए थे, जो कि आपके लिए बाइस इत्मीनान हो, बाइस खुशी हो, बाइस फ़ख्र हो, तो आई थिंक जीने का मकसद पूरा कर दिए अगर हम ये कर पाएँ। शुक्रिया वज़ीर साहब। शुक्रिया वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब हम इजाज़त लेते हैं। आयरन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी देखते रहिए। खुदा हाफिज़।